नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में इतना नेगेटिव सेंटिमेंट मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में कभी नहीं देखा। मैं सन 2012 से स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ, बट आज की डेट में जितना नेगेटिव सेंटिमेंट एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में बना हुआ है, उतना नेगेटिव सेंटिमेंट कभी भी नहीं था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड यस बैंक बन जाएगा, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ये अब इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं रहा। पर क्या वास्तव में ये बर्बाद हो जाएगा बैंक? क्या सच में इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं बचा है, या ये जो सिग्निफिकेंट गिरावट आ रही है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? ये सब कुछ जानने के लिए हमें इस बैंक का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके देखना होगा कि ये बैंक वाकई अभी ग्रोथ स्टोरी रखता है या इस बैंक का टाइम ओवर हो चुका। दोस्तों, इस वीडियो में पहले हम इस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट जो 30/6/2026 का आउट हुआ है उसके बाद उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। इसके बाद इस बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और इसके बाद वो कारण डिस्कस करेंगे कि किन कारणों की वजह से ये बैंक इतनी बुरी तरीके से गिर गया और इसमें इतनी बड़ी गिरावट आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर में। हम वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूं। मैं इसको बिल्कुल भी बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो 30/6/2026 का आउट हुआ था उसको देखते हैं। इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट है वो 90,575.33 करोड़ है और अदर इनकम जो है 42,533 करोड़ की है। अगर इसका पिछले क्वार्टर का देखें 31/3/2026 का, तो इसकी जो इंटरेस्ट इनकम थी 87,182.50 करोड़ की थी और अदर इनकम जो थी वो 29,737.44 करोड़ की थी। अगर लास्ट ईयर 30/6/2025 का देखें तो इंटरेस्ट इनकम 87,371.87 करोड़ की थी और अदर इनकम 45,683.1 करोड़ की थी। दोस्तों, टोटल करें तो टोटल इनकम 30 जून 2026 को जो है वो टोटल इनकम इसकी है 1,33,110 करोड़ और 31/3/2026 को थी 1,16,919.94 करोड़ और 30 जून 2025 को थी 1,33,054.97 करोड़। अगर दोस्तों हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो वो है 13.85% का एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो 0.04% का। दोस्तों, जितने बड़े बेस पे ये बैंक है उस बेस पे अगर कंसोलिडेटेड ग्रोथ 10-12% भी आए तो उसको बहुत ही अच्छा मानेंगे। इस कंपनी का आप एक्सपेंस देख लेते हैं। इसका टोटल एक्सपेंस जो है 30/6/2026 का वो है 1,02,114.36 करोड़ और 31/3/2026 का जो एक्सपेंस था वो था 85,808 करोड़ और एट द सेम पीरियड 30/6/2025 का था 96,891.51 करोड़। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 30/6/2025 का वो है 30,996 करोड़। 31/3/2026 का था 31,111.66 करोड़। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है। ये एक निगेटिव पॉइंट है। 30/6/2025 को इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 36,163.46 करोड़। आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट ग्रोथ है वो निगेटिव है। अब बात करते हैं हम कंटीजेंसीज की, जो कि ये लोग रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारा कंटीजेंसीज को लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। कंटीजेंसी प्रोविजन जो है 30/6/2025 का 30,996 करोड़ का, 31/3/2026 का 3440 करोड़ का और 30/6/2025 का 15,313 करोड़ का। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 30/6/2025 को प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इसका 27,193 करोड़ का है। 31/3/2026 को जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 27,671 करोड़। 30/6/2025 को जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 20,849.83 करोड़। दोस्तों, ये जो इसका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिख रहा है वो 30% का दिख रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेगेटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रोथ है वो है -1.73। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है 30/6/2025 को एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी इसके अंदर 15,313 करोड़ की, जो कि बहुत हाई लेवल पे थी एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये थी न्यू एम्प्लॉयमेंट कोड की वजह से। इस वजह से इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेस में। अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही नेगेटिव है। ये बैंक के लिए बहुत ही नेगेटिव है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30/6/2026 को जो है वो है 20,382.69 करोड़ का और 31/3/2026 को जो था वो था 21,074 करोड़ का। आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर निगेटिव है आफ्टर टैक्स भी। और 30/6/2025 को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था
90 करोड़। वो इसलिए इतना निगेटिव था लास्ट ईयर सेम पीरियड में, क्योंकि वहाँ पर न्यू वेजेस कोड की कंटीजेंट लाइबिलिटी प्रोविजन की गई थी। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस है 30/6/2025 का, इसका 12.5 रुपये का है, और 31/3/2026 को जो था वो 13 रुपये 22 पैसे, 30/6/2025 को था 10 रुपये 61 पैसे। दोस्तों सिर्फ एक सेल्स ग्रोथ को छोड़ दें, रेवेन्यू ग्रोथ को छोड़ दें, तो रिजल्ट हर पैमाने पे निगेटिव है, हर लेवल पे निगेटिव रिजल्ट है। अब देख लेते हैं बैंक में थोड़ा सा एक अलग लेवल का डाटा भी देखना पड़ता है। इसको सिंपल अदर कंपनीज के बैलेंस शीट की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ और काशा ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बार उसको देख लेते हैं कि इस बैंक ने इन तीनों पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्म किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इस बैंक का है वो 3.26% है, जो कि निगेटिव है। डिपॉजिट ग्रोथ जो इस बैंक का है वो 31.71 लाख करोड़ का है, जो कि 14.7% है लास्ट क्वार्टर के बेस पे। लोन ग्रोथ जो है वो 30.39 लाख करोड़ का है, जो कि 10.8% ग्रो किया है लास्ट क्वार्टर के बेस पे। और जो कासा ग्रोथ है, जो हर बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, कासा ग्रोथ है 10.26 लाख करोड़ का, जो कि 9.40% के रेशियो से ग्रो किया है। ये तीनों डाटा अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव नज़र आते हैं, बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और रिजल्ट जो है वो निगेटिव नज़र आता है। एचडीएफसी बैंक जिस कैडर का बैंक है, जिस कैटेगरी का बैंक है, उस हिसाब से इसके रिजल्ट ने परफॉर्म नहीं किया है। अब दोस्तों हम इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,26,427 करोड़ की है। ये लार्ज कैप स्टॉक है। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये का है। इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 731 रुपये का है। दोस्तों ये 1 आध रुपये या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये डाटा मैं 1-2 दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ। जब आप लोगों को वीडियो मिलेगी तो ये डाटा 1-2 दिन पुराना होगा, तो उसी हिसाब से इसको देखा कीजिए आप। इस शेयर का जो 52 वीक हाई है वो है 1021 रुपये का, और 52 वीक लो जो है 727 रुपये का है। ये 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। इस बैंक का जो कोविड लो है वो 452 रुपये का है, और इस बैंक का जो ऑल टाइम हाई है, जो मैंने अभी आपको बताया 1021 रुपये का 52 वीक हाई है, वही इसका ऑल टाइम हाई भी है। और इस बैंक का जो ऑल टाइम लो है वो 18 रुपये का है। ये सब इसका बोनस, स्प्लिट, जो भी इसने रिवार्ड्स अपने स्टॉक होल्डर को दिए, अपने शेयर होल्डर्स को दिए, वो सब इस प्राइस में एडजस्टेड है। इस बैंक का जो पी है, स्टॉक का पी है 14.26 है, और जो इस सेक्टर का जो पी है वो 14.74 का है। ये अपने सेक्टर के वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो 5 ईयर का हिस्टोरिकल पी है 19.7 का है। अगर इसको हिस्टोरिकली इसकी वैल्यूएशन को देखा जाए तो अभी अपने ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से इस वैल्यूएशन को और इस डाटा को देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक की। ये वो शेयर है दोस्तों 5 और 6 पी मल्टीपल पे, प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड किया करता था, और लोग लाइन लगा के इसको खरीदा करते थे। ये हुआ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हुआ बजाज फाइनेंस, हुआ इंफोसिस हुआ। ये मार्केट के वो स्टॉक्स थे जो अपने प्राइस टू बुक 5 to 6 टाइम पे ट्रेड किया करते थे, और लोग इनको लाइन लगा के खरीदते थे। पर आज सेंटीमेंट इतना निगेटिव है कि ये शेयर अपने प्राइस टू बुक 1.87 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका हिस्टोरिकल लो है। इसके अलावा दोस्तों इसका पीजी रेशियो देखें, वो मुझे ठीक लगता है। इतने बड़े बेस पे भी इसका पीजी रेशियो 0.79% का है, जो कि अट्रैक्टिव बनाता है इसको। अब बात करते हैं इसका आरओसी का। आरओसी जो है इसका वो 7.02 का है, और आरओई जो है उसका इसका 13.6% का है। दोस्तों इतने बड़े बेस पे 7% की भी परफॉर्मेंस कंसिडरेबल है। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 2.10% का है, और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इसका 6.21 का है। किसी भी एनबीएफसी या बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है इनका रॉ मटेरियल होता है। बिना पैसे के लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसको कंसिडर, लोन को कंसिडर नहीं किया जा सकता है। सेल्स ग्रोथ जो है इस कंपनी का वो 2.81% का है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12% का है। और इस शेयर का हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इस शेयर में जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से प्लेस्ड हैं। इस शेयर की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 0 है, प्लेस्ड 0 है, क्योंकि इसमें कोई प्रमोटर, इस कंपनी में प्रमोटर है नहीं। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। एफआईआई की होल्डिंग इतनी वीक वैल्यूएशन पे भी 41.86% की है। तो एक बात बताऊं आपको, एफआईआई इसमें अभी भी बाइंग कर रहे हैं। डीआईआई की जो होल्डिंग है इस बैंक में 41.75% की। आप देखिए इतने बड़े बैंक का लगभग 84%, 84% होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्ड कर रखा है। और डर किसको लग रहा है? हम लोगों को। लोगों के लाखों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो रिस्क पे नहीं है,
पर हम रिटेलर्स के 5,000 रुपए लगे हुए हैं, उसके लिए हमें डर लग रहा है और हम ये भविष्यवाणी करते घूम रहे हैं कि ये बैंक तो अब यस बैंक बन जाएगा, इसका भविष्य खराब हो गया और जाने क्या क्या। अब हम रिटेलर्स की होल्डिंग की बात करते हैं। रिटेलर्स की होल्डिंग इस शेयर में 10.32% की है और अदर्स जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी और अदर एनबीएफसी जाती हैं, उनकी होल्डिंग 6.07%। दोस्तों, इस बैंक की होल्डिंग देख करके, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख करके एकदम लगता है कि इस शेयर को लेके बैठना चाहिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इस शेयर को लेके बैठना चाहिए। अब बात करते हैं इस शेयर के कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की। थोड़ा सा हम इस शेयर को टेक्निकली भी देख लेते हैं। मैं चार्ट भी लगा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा कि ये मूव कैसे कर रहा है। अब दोस्तों, इस शेयर को हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं कि टेक्निकली शेयर कैसे प्लेस्ड है। पहले हम इस शेयर का मूविंग एवरेज देखेंगे, इसके बाद इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। इस शेयर का जो मूविंग एवरेज है 20 डे में जो प्लेस्ड है वो 757 रुपए 37 पैसे पे, 50 डे में प्लेस्ड है 773 रुपए 3 पैसे पे, 100 डे में जो प्लेस्ड है वो 797 रुपए पे और 200 डे में जो प्लेस्ड है 838 रुपए 71 पैसे का। दोस्तों, आप लोग क्लियर देख सकते हैं, चार्ट पे आरएसआई भी नजर आ रहा है कि इसका जो आरएसआई है 34.96 यानी कि 34 टू 35 के बीच में है, जो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस शेयर के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इस शेयर की जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, वो 730 रुपए से लेकर के 732 रुपए की है। ये लगभग इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 725 से 730 रुपए की है। उससे नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो 715 से 721 रुपए की है, जो कि इसका 52 वीक लो का जोन है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। इस शेयर को अगर यहाँ से ऊपर चलना होगा तो ये पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 739 से 743 रुपए। उससे ऊपर जब ये चलेगा तो अगला रेजिस्टेंस इमीडिएटली है जो कि है 746 से 749 रुपए का, और उससे ऊपर जब ये चलेगा तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 775 से 780 रुपए का। एक बार इस 780 के लेवल को जब क्रॉस करेगा तो ये 810 820 के लेवल तक जाएगा। अब हम बात करते हैं इस शेयर का। टेक्निकली हमने इसको देख लिया, फंडामेंटली देख लिया। ये शेयर जो इतना गिर गया है, इतना निगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस शेयर के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। अगर इस शेयर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस शेयर ने पिछले 5 सालों में लगभग 18 से 20% का CAGR से ग्रो किया है। इसका जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है, जो मैंने आपको बताया भी था कि लगभग 2-2.25% की इसकी डिविडेंड यील्ड आती है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 26% के रेट से डिविडेंड पे करती है। इसके अलावा कंपनी एक हेल्दी सेल्स ग्रोथ मेंटेन किए हुए है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स। कंपनी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इसके टोटल लाइबिलिटी के इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पाता है। इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। इसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी में जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो बहुत हैविली प्लेस्ड है। और थर्ड जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका जो अर्निंग है उसमें एक अदर इनकम की अर्निंग रिपोर्टेड है, और मैंने काफ़ी ट्राई किया कि ये चेक करने का कि ये अदर इनकम क्या रिपोर्टेड है, वो मुझे डिटेल मिल नहीं पाई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीयर्स की कि ये कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले में कैसे प्लेस्ड है। इसके बाद हम इस कंपनी का लॉन्ग टर्म सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का डाटा भी चेक करेंगे। ये HDFC बैंक का जो करंट PE है वो 14.27 का है और इसका जो ROCE है वो 7.02 का है। इसके इमीडिएट कंपटीटर ICICI बैंक का जो PE है वो 18.21 का है और जो इसका ROCE है वो 7.18 का है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो PE है वो है 19.45 का और जो ROCE है वो है 6.98 का। एक्सिस बैंक का PE है 13.78 का, ROCE है 6.24 का। इंडसइंड बैंक का PE है 60.33 का और ROCE है 5.68 का। दोस्तों, आप पूरे पीयर्स में इसको देख सकते हैं, ये सबसे लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब जैसा मैंने बताया था कि एक बार इसका हम लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का डाटा भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर इसका 10 ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो 19% का है, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो 22% का है और 3 ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो 27% का है। जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो 10 ईयर का जो है वो 19% का है, 5 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 19% का है और 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 18% का है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसके कंक्लूजन की कि हमें इस शेयर में करना क्या चाहिए। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता इस शेयर में, पहले हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता इस शेयर में तो मैं आंख बंद करके इस वैल्यूएशन पे इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करता। इस बैंक में आपने पूरा रिकॉर्ड देखा, पूरा डाटा देखा, क्वार्टरली रिजल्ट देखा, फंडामेंटल देखा, टेक्निकल देखा,
कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निगेटिव नहीं दिख रहा है। इस बैंक को ये मान लिया जाए कि ये यस बैंक बन जाएगा या ये बैंक बर्बाद हो जाएगा। अगर इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती तो मैं यहाँ से इसको इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करता और एसआईपी मोड में धीरे धीरे इसकी हर गिरावट पे अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करता। दूसरी बात कि अगर हम इन्वेस्टेड हैं इस शेयर में, तब हम क्या, अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस शेयर में तो मैं कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट्स बता देता हूं। मैं पहले स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके, अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो एक 720-21 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर उसको नीचे की तरफ तोड़े और आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो प्लीज़ आप इस स्टॉक से इमीडिएटली निकल जाएं। अगर आपका नज़रिया मिड टर्म का है यानी कि लगभग 1 साल का है तो 650 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मान के चलें। और अगर आपका नज़रिया 1 से 3 साल का है यानी कि लॉन्ग टर्म का है तो टेक्निकली तो कोई स्टॉप लॉस बनता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कंसिडर करके चलना है तो एक 600 रुपये का इसका लॉन्ग टर्म जो बेस है उसको स्टॉप लॉस मान के आप चलें। अब बात करते हैं कि अगर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टेड हैं तो हम टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शेयर से। अगर आपका नज़रिया अगेन 1 से 3 महीने का है तो आप 780 से 800 रुपये तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट ठीक ठाक रही तो। अगर आपका नज़रिया मिड टर्म का है यानी कि लगभग 1 साल का है तो आप इसमें 890 से 1000 रुपये तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका नज़रिया 1 से 3 साल का है तो यकीन मानिए ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में मिरेकल करेगा। ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करने का दमखम रखता है और अगर इसका 3 ईयर फॉरवर्ड पी पे कैलकुलेशन करें तो इसका टारगेट 1200 से 1400 का निकल के आता है। दोस्तों मैं अपना डिस्क्लेमर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। मैं ये डाटा जो भी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग इस डाटा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए करें। इस डाटा को किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन देने का कोई राइट नहीं है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद बाय सेल का मन बनता है तो प्लीज़ किसी इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट से सलाह जरूर लें एंड मेक श्योर कि वो रिसर्च एनालिस्ट सेबी रजिस्टर्ड ही हो। इसके अलावा दोस्तों मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स शेयर बाजार में, इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये शेयर अभी भी या आगे फ्यूचर में भी मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है, तो आप लोग इस बात का भी पूरा ध्यान। अब एक पॉइंट और मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों कि आखिर ये शेयर गिरा क्यों, इस शेयर में इतनी निगेटिविटी आ क्यों गई। इस शेयर में निगेटिविटी सिर्फ 2 कारणों से आई। इस कंपनी के जो चेयरमैन थे कुछ टाइम पहले उन्होंने एक विशल ब्लोअर किया और बोला कि इस कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरे एथिक्स को, मेरे ज़मीर को अलाउ नहीं करता है, मैं इस एनवायरनमेंट में रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं दोषी ना पाया जाऊँ, इसलिए मैं बैंक को छोड़ के जाना चाहता हूँ। उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब मुद्दा ये निकलता है कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो कि नहीं रहना चाहते थे वो बैंक में, या जो उनके ज़मीर को गंवा रहा। दोस्तों HDFC बैंक ने क्या किया था कि HDFC बैंक की मार्केटिंग टीम ने एक महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हाई लेवल का डिपॉजिट लेने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट कमिट किया। जब ये लोग हायर इंटरेस्ट रेट पे आउट करने के लिए RBI से परमिशन लेने गए तो RBI ने उसको डिनाई कर दिया कि आप हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करके डिपॉजिट गेन नहीं कर सकते। तो इनकी मार्केटिंग टीम ने और इनके CFO ने मिल करके क्या किया, जितना हायर इंटरेस्ट रेट महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देना था उतना पैसा इन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया, उस पैसे को महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को एज ए हायर इंटरेस्ट। यही ये कारण था जिसकी वजह से इस बैंक के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और ये शेयर अपने ऑल टाइम लो पे और इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों उसके लिए RBI ने पनिश भी किया इनकी मार्केटिंग टीम को और CFO को, और उन लोगों को चेंज भी किया गया, पर एक बार कहीं नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली हमें क्या करना चाहिए। फाइनली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जो भी करना है कीजिए, पर अगर मेरी सलाह पूछें तो मुझे अगर करना होगा तो मैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करूंगा। मुझे इस बैंक में रत्ती भर भी रिस्क। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरा साथ यहाँ तक दिया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो में कमेंट करें कि आप लोग HDFC बैंक के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, किसी भी तरीके की हेल्प मिली हो या कोई भी नॉलेज प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस तरीके के डिटेल एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं तो टाइम पर आप लोगों के पास ये पहुंच सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और शेयर के डिटेल एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।